Assalamu alaikum and good morning to all. Welcome back students. Welcome back to all in my channel. Today we are going to continue for standard 11 subject economics chapter number 7 Indian economy. Today's topic is the introduction of Indian economy and second topic is Indian economy before independence during the British rule. This is the first part of this chapter. So concentrate here and let's start with Indian economy and Indian economy before independence. चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी. जैसे कि आप सब जानते हैं 30% सिलेबस कट हुआ है, तो उसमें कौन सा पॉइंट यहाँ पे कट हुआ है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जो एंशियंट इंडिया का पॉइंट है वो ओवरऑल सिलेबस में से कट हुआ है, यानी ये टॉपिक हम इसको ड्रॉप करेंगे. तो आज हम कौन सा टॉपिक पे जाएंगे? फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. तो स्टार्ट करते हैं विथ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इंट्रोडक्शन. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी. इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिंग unity among diversity of various languages, castes, creed, religions, cultures, traditions and so on. Thus India has a unique identity. इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें डिफरेंट लैंग्वेज है, कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है. डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप का कल्चर यहाँ पे अपनाया जाता है. देयरफॉर इंडिया हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी. India was named Bharat in the ancient time after the name of the son of King Dushyant and his queen Shakuntala. जैसे कि आप महाभारत देखते होंगे तो जो दुष्यंत राजा था और उनकी जो रानी थी शकुंतला, उनका जो सन था, उनका जो बेटा था भारत, उसके ऊपर से हमारे इंडिया का नाम यहाँ पे भारत पड़ा. द कंट्री वॉज एक्सट्रीमली prosperous and known for its agriculture, traditional crafts and trade, which attracted many foreigners for the purpose of trade. जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे जानी जाती है ओवरऑल वर्ल्ड में? एग्रीकल्चर के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू. इसीलिए फॉरेनर्स इंडिया में जो ट्रेडिंग के पर्पस से इंडिया में पहले के टाइम पे आए थे. However, the foreigners who came for trade started ruling over us in order to exploit our rich resources and thus they ruined an ancient economic and cultural heritage both. Between 1526 to 1858, that is between the 16th and 19th centuries, the Mughals ruled the entire nation or some regions. Besides the French, the Portuguese and Dutch also ruled over some parts for some time. जो इंडिया में ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, इसको देख के जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में 1526 की सेंचुरी में यहाँ पे आए थे ट्रेडिंग के पर्पस से, और उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे हमारे पर रूलिंग ओवर यानी हमारे पर राज किया यहाँ पे आके, और ओवरऑल अपना हमारा इंडिया का जो ट्रेडिंग है वो उसको टेक ओवर कर लिया, यानी वो हम पे रूल करने लग गए. तो यहाँ पे 1526 से लेकर 1858 तक डिफरेंट टाइप के जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में वन बाय वन यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पस से आए थे 16 एंड 19 सेंचुरी में. और इसके बाद मुग़ल का जो रूल था वो एंटायर नेशन में था. तो उसके बाद फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, डच आए, डिफरेंट टाइप्स के ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पस से आए थे. एंड फाइनली द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल ओवर इंडियन ऑलमोस्ट फ्रॉम 1757 टू 1947. द पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1858 इज नोन एज द पीरियड ऑफ द East India Company. That means Raj as the company of British origin came here to trade but also established its rule, and later from 1858 till the midnight of 14th August 1947 the British established its government in India.
1757 से लेकर 1947 तक उन्होंने इंडिया में राज किया और राज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की, जिसके थ्रू वो ओवरऑल इंडिया में अपना राज, अपना रूल चलाते थे। कब तक चलाया? तो उन्होंने 14 अगस्त की मिडनाइट तक यहाँ पे इंडिया में राज किया। उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री वहाँ पे गांधी जी और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके थ्रू इंडिया में एक जो ब्रिटिशर्स का था वो राज यहाँ पे ख़त्म हुआ और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के बाहर आई। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो हम वन बाय वन यहाँ पे जानेंगे कि जो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी इकोनॉमी, तो ये बात हम यहाँ पे जानेंगे वन बाय वन। फॉर इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, द ईस्ट इंडिया कंपनी and later the western rulers French, Dutch, Portuguese and English came to India getting attracted by her riches. India had wealth, rich scriptures and cohesive social setup. India was famous for trade in cotton, muslin, indigo, spices and metallurgy, that means copper, bronze and brass and other. However, during this time there were conflicts among the foreign rulers also to establish their own power over India, and they used armed power also. When the British established dominance, our resources were exploited, poverty increased, and the ancient riches of India started eroding. However, Indian economy also attained the following. गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, जिसके थ्रू फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, इंग्लिश जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए, तो उसके लिए इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें थी? इंडिया वेल्थ के थ्रू, स्क्रिप्चर्स के थ्रू, सोशल सेटिंग के थ्रू यहाँ पे बहुत रिच था उस टाइम पे, और इसीलिए यहाँ पे वो इंडिया ट्रेडिंग के लिए फेमस था। कौन कौन सी चीज़ों के लिए? कॉटन के लिए, मसलिन, इंडिगो, स्पाइसेस एंड म्यूचुअली, दैट मीन्स कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास एंड अदर चीज़ों के लिए यहाँ पे इंडिया बहुत फेमस था। तो वो ये सब चीज़ों से अतिरिक्त होकर इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज़ से आए। धीरे धीरे उन्होंने अब पूरा ट्रेडिंग टेक ओवर कर लिया और इंडिया की जो कंपनीज थी, इंडिया की जो हैंडमेड कंपनी थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी और इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज होने लगी, और इसकी वजह से इंडियन की इकोनॉमी यहाँ पे एक लेस पॉइंट पे आके रुक गई। तो इसके दौरान जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो ब्रिटिश रूल था, उस दौरान इंडिया में बहुत सारे चेंजेस भी हुए, जैसे कि रेलवे आया, रोडवे आया, बैंक इस्टेब्लिश हुई। बट इसके साथ साथ इंडिया में पॉवर्टी भी इतनी हुई, इंडियन जो कंपनीज थी या फिर इंडियन जो हैंडक्राफ्ट कंपनीज थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। लोग जो ब्रिटिश रूल के थ्रू जो चीज़ें बन के आती थी उसके सामने इंडियन हैंडक्राफ्ट के थ्रू बनी हुई चीज़ें मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं थी, इसीलिए धीरे धीरे इंडिया में एक पॉवर्टी लाइन बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ पे आप जानेंगे कि दूसरे चेंजेस भी हुए, जैसे कि रेलवे की इस्टेब्लिश हुई, रोडवे इस्टेब्लिश हुआ, बैंक इस्टेब्लिश हुई। रेलवे, British set up the railway infrastructure in India, and with the first rail that ran between Boribandar, present day CST, and Thane on 16th of April 1853. By 1947, India had rail network of 53,000 kilometers, benefiting a population of 68 lakhs। यानी कि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने एक रेलवे लाइन यहाँ पे स्टार्ट की थी वो बोरीबंदर से लेकर थाने तक थी, और वो 1853 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई थी। नाउअडेज 53,000 किलोमीटर की इंडियन रेल लाइन इंडिया में है। नाउ सेकेंड वे,
roadways. The British also created a good land of roads in India. They set up the Public Works Department (PWD), under which significant basic utilities were created. By the end of 19th century, there were a total of 278,420 kilometers of roads, which increased to 447,105 by 1943, of which 32% were concrete, that means पक्का roads, and 68% were कच्चा roads. और इसके थ्रू इंडिया में एक रोडवे सेटअप हुआ और उसके थ्रू PWD भी यहाँ पे PWD के अंदर जो यूटिलिटी थी वो यहाँ पे क्रिएट होने लगी. जो पहले 19th सेंचुरी में ओवरऑल रोड था 278,420 किलोमीटर था, जो नाउ डेज इंक्रीज हो गया कितना हुआ है 447,105 किलोमीटर हुआ है, और जिसकी 32% पक्का रोड है और 68% कच्चा रोड. नाउअडेज उसमें बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है. यानी ये जो हमें डेटा मिल रहा है इससे भी अच्छा डेटा के साथ नाउअडेज रोडवे का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. नाउ बैंक्स. Private sector banks came into being in India from 1770, and by 1946 there were more than 700 banks in India. The Reserve Bank of India, which is the apex bank today, was set up in 1935. प्राइवेट सेक्टर की बैंक इंडिया में 1770 में स्टार्ट हुई थी और इसके बाद उसमें धीरे धीरे बैंक की नंबर्स ऑफ बैंक इंक्रीज होने लगी और उसके बाद 1946 में ओवरऑल इंडिया में 700 बैंक्स वर्क कर रही थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसी टाइम यानी 1935 में उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, जो नाउअडेज जो हमारी नाउअडेज वो हमारी सर्वोच्च बैंक के थ्रू वर्क कर रही है. नाउ नंबर 4, सोशल स्ट्रक्चर. सर्टेन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस were abolished during the British rule. For example, prevention of female infanticide, सती प्रथा etc. और इसे थ्रू इंडिया में सती प्रथा और जो बहुत सारी गर्ल्स को लेकर जो लड़की को दूध पीती करना या फिर सती प्रथा होना, वो सारे जो हमारे इंडिया में जो रिवाज थे वो धीरे धीरे कम होने लगे इन बिटवीन टाइम पे. एग्रीकल्चर. Indian agriculture suffered from high revenues, the system of zamindari, that means landlordship, and other act of the British. There were exploitation of several types and poverty in this sector started increasing. To give an example, after industrial revolution in the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill the need of their textile industry. However, if farmers had taken a loan to grow indigo and incurred losses, the British government did not waive off their loans and the farmers started incurring and accumulating debts. एग्रीकल्चर पहले से इंडियन एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी सबसे बड़े नंबर पे जो इनकम इंडिया में आती थी वो एग्रीकल्चर के थ्रू आती थी. बट धीरे धीरे वो सिस्टम जैसे कि ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, जिसके थ्रू इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी आने लगी. जो फार्मर्स थे वो अपनी फार्मिंग करते थे बट उनके सामने वो जो उनको इनकम मिलती थी, रिवेन्यू मिलता था, वो रिवेन्यू इतना कम पड़ जाता था कि वो अपनी नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे. जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि फार्मर्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिगो को फार्मिंग करने के लिए बोलते थे और जैसे वो फार्मिंग करते थे वो फार्मिंग के लिए जो अमाउंट उनको नेसेसिटी होती थी उनके लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको लोन देती थी. बट वो लोन के सामने जो इंडिगो बन के आती थी वो इंडिगो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ में एज ए टेक्सटाइल मार्केट में इसको यूज़ कर दी थी. बट जो लोन की पेमेंट थी वो फार्मर्स उसको फील नहीं कर पा रहे थे. इसीलिए धीरे धीरे जो इंडियन फार्मर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट के अंदर आते जाते थे.
Land revenues. The East India Company got the rights to collect and revenues from the kings in India, and with that also got the rights to collect land revenues from owners of farming lands. Later on, the British government collected land revenues from the farmers through the zamindars. The government punished the farmers who failed to give revenues by confiscating their land, by charging fines and so on. Land revenues were as high as half of the produce of farmers. धीरे धीरे land revenues जो जैसे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो किंग थे, जो राजा का राज चलता था, तो वो राजा को भी उनकी फार्मिंग के थ्रू जितनी रिवेन्यू मिलती थी उसका थोड़ा हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और बाकी के जो फार्मर्स होते थे उनको भी उनकी रिवेन्यू का थोड़ा हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। यानी इतनी इनकम नहीं होती थी जिससे वो अपनी नेसेसिटी फुलफिल कर सके, और उसके सामने बहुत बड़े नंबर लेवल पे उनको रिवेन्यू पेमेंट देनी पड़ती थी। तो इसके थ्रू जो फार्मर्स वो रिवेन्यू पेमेंट नहीं करते थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पनिश करती थी, और पनिश करने के थ्रू उनके पास से उनकी लैंड, उनकी जो ज़मीन थी वो ले लेते थे, या फिर उनको फाइन देते थे। तो वो फाइन भरने के लिए फार्मर कैपेबल नहीं होते थे, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट में होते जाते थे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी लगान, तो लगान मूवी में क्या होता है, उसमें भी ये ज़मींदारी प्रथा दिखाई दी है कि जो ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे फार्मर्स जितनी भी फार्मिंग करते थे, जितना भी प्रोडक्शन करते थे, वो प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। सपोज वो उसको नहीं देते थे तो उसको उनकी लैंड गवर्नमेंट उसके पास से जब्त कर लेती थी, या फिर उनको ऐसे फाइन देती थी जो फाइन भरने के लिए फार्मर्स कैपेबल नहीं रहते थे। तो वो मूवी में भी आपने ये देखा होगा कि वो लोग जो उनको लगान पेमेंट करनी होती है तो वो पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो धीरे धीरे उस पर ब्याज बढ़ के इंटरेस्ट बढ़ते वो पेमेंट इतना बढ़ जाता था कि फार्मर के पास जितनी लैंड नहीं होती, लैंड की अमाउंट नहीं होती, उतना तो उनके पास डेब हो जाता था। तो वो उसको पेमेंट देने के लिए इनकैपेबल वहाँ पे बनता था, और इनकैपेबल होने की वजह से उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट होता जाता था। तो आज हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखे, इसके बाद भी पॉइंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बी सेफ एंड कॉन्संट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।